बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को भी यह संदेशा भेजा था कि तुम्हारे क्षेत्र में जितने भी काफिर हैं उन्हें तलवार की नोक पर रखकर कत्लेआम कर दो। जिसको यह पत्र लिखा गया था मोहम्मद बख्त खान, वह कौन था? बख्त खान रोहिल्ला था। यदि आपने पानीपत मूवी देखी हो तो संभवतः आपको स्मरण होगा नजीब उद्दौला, वह नजीब उद्दौला जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से बुलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। उन्हीं रोहिल्लाओं का वंशज था बख्त खान। जो बंगाल आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट होती थी वो रोहिल्लों की होती थी। बख्त खान भी उसी आर्टिलरी रेजिमेंट में सूबेदार था। यह 1857 की क्रांति में कैसे सम्मिलित हुआ था? मौलवी सरफराज अली की प्रेरणा से। उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर वह अपने रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पहुंचता है। जब वह दिल्ली पहुंचता है तो बहादुर शाह जफर उसे ब्रिगेडियर जनरल का खिताब दे देते हैं एवं उसे इस जिहाद का कमांडर बना देते हैं। उसका यह दायित्व है कि वह दिल्ली में होने वाले जिहाद का नेतृत्व करे। बख्त खान के आने से पूर्व यह नेतृत्व मिर्जा मुगल के हाथ में था। मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर का पुत्र था, परंतु उसे कोई सैन्य अनुभव नहीं था। मौलवी सरफराज अली ने अन्य मौलवियों के साथ मिलकर बहादुर शाह जफर पर दबाव डालकर जिहाद की कमान बख्त खान के हाथ में सौंप दी। सर्वप्रथम कार्य वह यह करता है कि वह एक मुजाहिदीन सेना का गठन करता है और अपने आलिम मौलवी सरफराज अली को आमिर मुजाहिदीन घोषित करवा देता है। इस मुजाहिदीन सेना को अन्य मुस्लिम शासकों के क्षेत्रों से सहभागिता भी मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों से लश्कर आकर दिल्ली में संगठित होने लगते हैं। टोंक क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां सैयद अहमद बरेलवी ने सैन्य शिक्षा प्राप्त करी थी, वह अपना लश्कर भेज देता है। परंतु अनेकों हिंदू राजा जैसे कि ग्वालियर, कानपुर, वह अपनी सहभागिता नहीं देते। ग्वालियर के राजा तो लश्कर को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे लश्करों ने ही सर्वप्रथम यह नारा दिया था, चलो दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों से संगठित हुए लश्कर ही 60,000 की सेना हो जाती है 3 अगस्त 1857 के पश्चात। 7 अगस्त 1857 को यह फरमान जारी किया जाता है बहादुर शाह जफर के द्वारा बख्त खान को कि तुम समस्त काफिरों को तलवार की नोक पर कत्ल कर दो। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या यह जिहाद केवल और केवल अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध था, हिंदू इसके शिकार नहीं हुए? दिल्ली में हो रही तथाकथित क्रांति का एक छुपा पहलू यह भी है कि जामा मस्जिद में संगठित हुए अनेक मौलवी मौलाना ने 19 मई को हिंदुओं के विरुद्ध भी जिहाद का ऐलान किया था। उसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जिहाद का एक ही उद्देश्य है, मुगल बादशाहत को पुनः स्थापित करना, वह मुगल बादशाह जो दारुल इस्लाम होगी। परंतु जब इस घोषणा की सूचना बहादुर शाह जफर को लगती है तो इस घोषणा पर वह अपनी आपत्ति जताते हैं, परंतु उनकी आपत्ति पर अत्यंत तीक्ष्ण प्रतिक्रिया होती है एवं वह तीक्ष्ण प्रतिक्रिया त्वरित होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बहादुर शाह जफर को आपत्ति है, वह तुरंत ही बहादुर शाह जफर से मिलकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह जिहाद है, जिहाद हर काफिर के विरुद्ध होता है। तब बहादुर शाह जफर यथार्थवादी होकर कहते हैं, यह तो असंभव है, क्योंकि दिल्ली में जो उपद्रव हो रहा है उसमें तो हिंदू भी सम्मिलित है। यदि ऐसा होगा तो आपसी फूट पड़ जाएगी। यदि आपसी फूट पड़ गई तो यह भी हो सकता है कि हिंदू ही मुस्लिम सेना का विनाश कर दे। मौलवी मौलाना कहते हैं, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। प्रथम तथ्य तो वह काफिर हैं, दूसरा अनेकों अवसरों पर वे अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े हैं हमारे विरुद्ध। तो दिल्ली में हो रही क्रांति के जो हिंदू सहभागी थे उन्हें यह पता चलता है जिहाद की घोषणा हिंदुओं के विरुद्ध भी हुई है, तो वह बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनसे यह स्पष्ट करते हैं क्या जिहाद की घोषणा हमारे विरुद्ध भी हुई है। तब बहादुर शाह जफर कहते हैं कि मैंने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसी ही एक और घटना होती है 1 अगस्त 1857 को, जब बकरा ईद थी। बहादुर शाह जफर यह आदेश जारी करना चाहते थे कि कोई भी गोवध नहीं करेगा, परंतु जैसे ही मौलवियों को यह सूचना मिलती है वे आपत्ति दर्ज कराते हैं। अंततः बख्त खान द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है कि कोई गोवध नहीं करेगा, परंतु बहादुर शाह जफर इस स्थिति में नहीं थे कि इसका पालन सुनिश्चित कर पाए। अगस्त के पश्चात सितंबर में भी बहादुर शाह जफर एक और प्रयास करते हैं हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का, ताकि अंग्रेजों को पराजित किया जा सके। यह निर्णय लेते हैं कि वह स्वयं दिल्ली में सेना का नेतृत्व करेंगे। जब वह घोषणा कराते हैं तो 70,000 गाजी उनके साथ आने को तैयार होते हैं। एक हिंदू उनके साथ नहीं आता। कारण यही थे, बहादुर शाह जफर की घोषणाओं की कोई महत्वता नहीं थी, ना भीड़ तंत्र सुनता था उनकी, ना बख्त खान सुनते थे उनकी। तो यह निर्णय भी अंततः उन्हें बदलना ही पड़ता है अपने मौलवी मौलानाओं के कहने पर। कुछ इतिहासकार यहां तक भी दावा करते हैं कि बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में हाथी पर सवार होकर मुस्लिम सैनिकों से यह अनुरोध किया था कि जिहाद फिरंगियों के विरुद्ध है, हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है, तो वह हिंदुओं को अपना शिकार ना बनाएं। इसी तथ्य का उपयोग कर अनेकों इतिहासकार यह कहते हैं कि बहादुर शाह जफर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतिबिंब है, परंतु वे इसका दूसरा पक्ष नहीं बताते कि बहादुर शाह जफर को, जो लाल किले में ही रहते थे, ऐसा समय भी आया कि जब 80 वर्ष की उम्र में उन्हें सड़क पर निकलकर हाथी पर सवार होकर यह अपील करनी पड़ी कि जिहाद से फिरंगियों के विरुद्ध है। ऐसी कौन सी बाध्यता थी? ऐसी यही बाध्यता थी कि उनके यह कहने के बावजूद भी कि जिहाद फिरंगियों के विरुद्ध है, कोई उनकी नहीं सुन रहा था।
रोहिल्ला कमांडर बख्त खान मौलवी सरफराज अली की सुनते थे। वह भीड़ तंत्र नकी खान की विचारधाराओं से प्रेरित था। इस तथाकथित क्रांति के प्रणेता शाह वली उल्लाह सैयद अहमद बरेलवी जैसे सैन्य अधिकारी थे जिनका उद्देश्य स्पष्ट था भारत को दारुल इस्लाम बनाना। बहादुर शाह जफर की हिंदू मुस्लिम यूनिटी से जिहाद नहीं हो रहा था और शीघ्र ही यह तथ्य स्पष्ट होने लगा हिंदुओं को और हिंदू अपनी सहभागिता वापस लेने लगे इस क्रांति से। उन्हें यह आभास होने लगा कि वह एक मुस्लिम षड्यंत्र का शिकार थे जो यदि सफल होता तो उसके लाभार्थी राजनीतिक तौर पे मुस्लिम होते और हमारी दुर्गति हो जाती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस भीड़ तंत्र को पराजित करना प्रारंभ किया तो हिंदू उत्सव मना रहे थे। 20 सितंबर 1857 को जब दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है तो यह भी कहा जाता है कि आगरा में दीपोत्सव होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आपको अनेकों ऐसे तथ्यों का ज्ञान हुआ होगा जो एनसीईआरटी हमें नहीं बताती। इतिहास में क्या घटित होता है उस पे अनेक इतिहासकारों के विभिन्न मत होते हैं, परंतु एनसीईआरटी 1857 के तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम पर हमें केवल एक विचारधारा के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करती है। उसके विभिन्न मत भी हैं, यह हमें सूचित नहीं करती। उन्हीं में से कुछ तथ्यों को आज मैंने उजागर करने का आपके समक्ष प्रयास किया है। इस विश्लेषण से संभवतः आप यह भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सैयद अहमद बरेलवी शाह वली उल्लाह की जो विचारधारा है वह 1857 में भी कितनी प्रोमिनेंट थी और उसी विचारधारा ने 1857 की क्रांति के बाद जब सशस्त्र विद्रोह विफल हो गया तो कलम के रूप से अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसे देवबंद कहा जाता है। और वही संस्था आज भी उसी विचारधारा पर कायम है कि हमें गजवाए हिंद करना है। 1857 का जो गजवाए हिंद जो विफल हुआ था वही पुनः करना है और आने वाले समय में कभी ना कभी तो गजवाए हिंद सफल होगा। इस विषय पे यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर एसबी मौर्य की द 1857 जिहाद पढ़ सकते हैं। इस विषय पर आपकी क्या ओपिनियन है वह मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें। यदि इस वीडियो ने आपको ऐसे तथ्यों से सूचित किया है जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे तो उन तथ्यों की सूचना अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजनों, अन्य बंधु बांधव, मित्रों तक भी उन तथ्यों को पहुंचाएं। यदि आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें।